नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं धर्मेंद्र जोशी। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ पढ़ाई थी और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, इन अनुच्छेदों को याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से हम अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि कौन से वे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमें याद करना है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। इस अनुच्छेद में जो उल्लेख किया गया है भारत और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो आपको केवल इतना सा याद रखना है, भारत और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत और उसका राज्य क्षेत्र अगर किसी अनुच्छेद में आता है तो आपको आर्टिकल 1 टिक करना है। फिर आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है नए राज्यों का गठन। तो राज्यों का गठन, केवल ये शब्द आपको ध्यान रखना है और आपने अगर इस शब्द को ध्यान रखा तो आपको अनुच्छेद 3 बार बार रटने की तुलना में समझने में ज्यादा मदद मिलेगी कि अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, राज्यों का गठन। फिर सीधा अनुच्छेद 5 पे आएंगे जिसमें हमने नागरिकता शब्द को ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 में हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में जो प्रावधान किया गया दोस्तों, उसमें किया गया है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो आपको ये याद रखना है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो प्रावधान या कानून, अब कानून कौन बनाता देश में, तो कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है संसद। तो अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसे नागरिकता संबंधी प्रावधान या कानून बनाने का अधिकार है, तो संसद को। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि भारत में जो नागरिकता है वो 5 प्रकार की नागरिकता है। 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है और 3 प्रकार से समाप्त होती है। 5 प्रकार कौन से दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका पहला, जैसे कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया है उसे भारत का जन्म से नागरिक माना जाएगा। दूसरा है आपका पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तीसरा आता है आपका वंशानुगत। चौथा आता है अर्जित क्षेत्र और 5वां है देशीकरण। अब यहाँ पर जन्म से तो आप सब लोग समझते हैं कि जिसका जन्म भारत में हुआ है। पंजीकरण मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देश की नागरिकता ग्रहण की हो। वंशानुगत कि जन्म के समय माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। अर्जित क्षेत्र मतलब कोई पड़ोसी राज्य या क्षेत्र को हमने भारत में शामिल किया है। और देशीकरण का मतलब है यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से भारत में रह रहा है तो देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता की मांग कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकता जो है वो 3 प्रकार से समाप्त होती है। और 3 प्रकार कौन से हैं, एक तो आपका त्याग, पर्यवसान और एक होता है वंचित किया जाना। ये 3 प्रकार है जिससे हम हमारे यहाँ की नागरिकता समाप्त होती है। भारतीय नागरिकता के संबंध में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो है देश के संविधान में इसका उल्लेख एकल नागरिकता के रूप में किया गया है और यह प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। फिर अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14, जिसमें लिखा है विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। तो समता और संरक्षण ये 2 शब्द आपको ध्यान रखना है, समता और संरक्षण। तो आर्टिकल 14 में या 14 में इनका उल्लेख किया गया है, समता और संरक्षण। फिर अनुच्छेद आपका 17 आता है जो महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी या छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत मतलब जितने भी जातिगत भेदभाव होते हैं उसको समाप्त करने की बात की गई है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत अर्थात एंड ऑफ टाइटल्स। जितनी भी उपाधियां संविधान
लागू होने से पूर्व लोगों को प्रदान की गई थी उन सबको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में केवल शैक्षणिक क्षेत्र या एजुकेशन और एक सैन्य या आर्मी क्षेत्र की उपाधियां मान्य है। फिर आता अनुच्छेद 19 जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन या स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। फिर इसके बाद आता अनुच्छेद 20 जिसमें दोहरे दंड का निषेध। दोहरे दंड मतलब अनुच्छेद 20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। फिर आता है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जो है राइट टू लाइफ या हम कह सकते हैं जीवन का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आता अनुच्छेद 23 जिसमें बेगार को निषेध किया गया है, बेगार मतलब जबरन काम। और 24 में लिखा है बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध का उल्लेख किया गया है, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी भी उद्योग में या किसी भी स्थानीय स्तर पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 25 जिसमें लिखा है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या इसको हम कह सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको अपना सकता है या उसकी उपासना कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 29 जिसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है या भाषा, संस्कृति, लिपि संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये आपके भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो संविधान में है इन्हें हम भाग 3 में रखते हैं और इसकी जो हेडिंग है वो है मौलिक अधिकार। संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में यह 6 है और इन 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही इन अनुच्छेदों को रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है इसके बारे में लिखा गया है कि यह जो है संविधान की आत्मा है या इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान में मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का उल्लेख किया गया है और यह जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले पंचायत की स्थापना की थी। फिर आता है अनुच्छेद आपका 44 या 44। इसमें जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है या जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके तहत सभी लोगों को एक जैसे कानून के तहत लाने का प्रावधान है। फिर आता अनुच्छेद आपका 50 जिसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण मतलब सेपरेशन, और ये पृथकीकरण कैसे कि एसडीएम को ना केवल और केवल कार्यपालिक कार्य दिए जाएंगे, ना कि न्यायिक कार्य दिए। फिर आता है आपका अनुच्छेद 51A 51A। इसमें जो उल्लेख किया गया है इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य के लिए संविधान में भाग 4A
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2003 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता को यह दायित्व दिया गया कि वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को भी जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, जिसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 56 है, जिसमें कार्यपालिक शक्ति का उल्लेख किया गया है, जो राष्ट्रपति के तहत प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 60 है, जिसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख है। 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। वास्तव में महाभियोग क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। जब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे महाभियोग कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 63 में दोस्तों जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और उपराष्ट्रपति वास्तव में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर आता है आर्टिकल 70, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसा काम करने वाले पहले व्यक्ति हिदायतुल्लाह साहब थे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के पद पर गए थे या पहुंचे थे, या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। फिर आता है अनुच्छेद 72, जिसमें क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्षमादान मतलब राष्ट्रपति को संविधान में इस प्रकार या ऐसी शक्ति प्रदान की गई कि देश के किसी भी न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसको कम कर सकते हैं, उसका प्रारूप बदल सकते हैं या उसे पूर्णतः समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। फिर अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका 74, और 74 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अनुच्छेद 74(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के साथ ही यह मंत्रिपरिषद तब तक ही कार्य कर सकती है जब तक कि लोकसभा में इसका बहुमत हो। फिर आता है आपका अनुच्छेद 76, इसमें जो है महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है, जो भारत सरकार का वकील होता है, या इसको हम कह सकते हैं एडवोकेट जनरल। फिर इसके बाद महान्यायवादी के लिए वही योग्यता निर्धारित है संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अर्थात 2 व्यक्ति ऐसे हैं संविधान में, एक तो महान्यायवादी और एक राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। फिर आता है आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में आपका लोकसभा का उल्लेख है। इसको हम अगर एक साथ याद रखें तो हम सरल ऐसे याद रख सकते हैं। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। अब संसद वास्तव में क्या है? संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर बनती है। ना कि कोई वो बड़ा सा भवन है
जो जिसपे लिखा रहता है संसद। संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है जिसकी वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है जिसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 552 है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्यसभा जो है उच्च सदन होने के साथ साथ यहाँ पर जो है सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। केवल इसमें 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं और इनका चुनाव राष्ट्रपति करता है। फिर अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है आपका 93 में जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष से लेकर वर्तमान समय तक के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं सभी के सभी इसी अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी विधेयक के बारे में यह निर्धारण करता है कि वह धन विधेयक है या सामान्य विधेयक या फिर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी, जॉइंट सीटिंग की जो अध्यक्षता है वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 102 और इसमें लिखा है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति या संसद सदस्य उसकी सदस्यता उस स्थिति में समाप्त हो जाती है जब वो लाभ के पद पर होता है या किसी ऐसे कमिटी या ऐसे संघ का अध्यक्ष हो जहां से वो वेतन प्राप्त करे तो उसका पद समाप्त कर दिया जाए। फिर आता है अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन मतलब जॉइंट सीटिंग, जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर आता है अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका उल्लेख या इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर अनुच्छेद 112 है जिसमें आपके बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद आपका 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति या अध्यादेश, राष्ट्रपति जब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल रही हो तो देश हित में मंत्री परिषद की लिखित अनुशंसा पर एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। फिर अनुच्छेद 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 129 जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। फिर आता है 143 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। फिर अनुच्छेद 148 है जिसमें लिखा गया है या जिसके बारे में CAG महान्यायवादी, इसको हम कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 152 है जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। फिर आता है 169 अनुच्छेद 169 जिसमें विधान परिषद का उल्लेख है। फिर 170 जिसमें विधानसभा का उल्लेख है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 213 जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख किया गया है जैसे राष्ट्रपति का 123 में है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 226, इसमें यह उल्लेख है कि जिस तरह से अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है वैसे ही अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट जा सकता है। फिर अनुच्छेद 231 है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। फिर अगला अनुच्छेद आता है आपका 243 जिसमें पंचायत और नगरीय निकाय के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 262 इसमें अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख है और 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। फिर आता है 266 जिसमें संचित निधि का प्रावधान किया गया है। संचित निधि का प्रावधान किया गया है
और 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया। वास्तव में संचित निधि क्या है कि जिसमें से धन निकालने के लिए संसद से हमें अनुमति लेना पड़ती है, और आकस्मिक निधि मतलब कोई ऐसा व्यय जो जिसके लिए हम संसद से अनुमति लेने से पूर्व ही व्यय कर देते। दोनों ही निधियां राष्ट्रपति के अधीन रहती है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 280 में जो है इसमें आपके वित्त आयोग का गठन किया गया है, और वित्त आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना है। यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में गठित किया जाता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 300A में जो है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, और यह संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से पहले मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे 300A में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज, और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। इस IFS को हम फॉरेस्ट कहते हैं, ना कि फॉरेन, तो ये भारतीय वन सेवा है, ना कि विदेश सेवा। फिर आता है अनुच्छेद 315 में दोस्तों UPSC का उल्लेख किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, और 323A में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में जो है आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। 326 में जो है राइट टू वोट या मतदान का अधिकार दिया गया है। फिर 343 में दोस्तों भाषा, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है, जबकि 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख है, जो वर्तमान समय तक 3 बार 1962, 71 और 75 में लगाई गई है। इसके अलावा 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, प्रेसिडेंट रूल्स का, और जो सबसे ज्यादा बार पंजाब और केरल में लगाया गया है। और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगाई गई है। इसके बाद 368 अनुच्छेद है 368, जिसमें संवैधानिक संशोधन का, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, और इसे हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और अनुच्छेद 370, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान था, जिसे पिछले वर्ष 2019 में संसद द्वारा कुछ शर्तों के साथ समाप्त कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको इससे आगे का वीडियो प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।